हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का एक महत्वपूर्ण पाठ 5 यात्रियों के नजरिए या अलग अलग बुक्स में यात्रियों के नजरिए से या मध्यकालीन भारत 10वीं शताब्दी से और उसके आगे यात्रियों के नजरिए से, इस तरह के नाम से ये चैप्टर्स आपको अलग अलग स्टेट बोर्ड्स पर मिलेंगे, जिसको आप कहते हैं थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स इत्यादि। ये महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के रूप में देखने जा रहे हैं, यानी एक बार में इस पूरे महत्वपूर्ण चैप्टर को हम कवर करेंगे। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की, अलग अलग जो आक्रमण हुए आक्रमणकारियों के साथ या अलग अलग राज दरबारों में, और उन्होंने क्या वृत्तांत भारत के बारे में बताया, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आज एक बार में इस चैप्टर में हम देखने का प्रयास करेंगे। पर इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण चैप्टर हम समझें, एक बेहद खास जानकारी ये है कि ये सारी की सारी शिक्षा निशुल्क रूप में आपको मिल रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा अलग अलग स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बिल्कुल निशुल्क पाते हैं। एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद यहां किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सभी विषयों के सभी चैप्टर्स की निशुल्क पढ़ाई आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ये बेहद खास चैप्टर हम शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लाई गई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और टॉपिक हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। अब देखिए, इससे पहले जिन हम चैप्टर्स की चर्चा कर रहे थे, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो बेसिकली हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी धीरे धीरे प्राचीन इतिहास को छोड़ते हुए अब हम मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। और मध्यकालीन इतिहास की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो उस संदर्भ में अब हम थोड़ा सा 10वीं शताब्दी से लगभग 15वीं शताब्दी तक के आसपास की चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि दो तीन कौन महत्वपूर्ण वो यात्री थे, जैसे अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, जिन्होंने भारत की यात्रा की और अपने अपने रचनाओं में इन्होंने भारत के बारे में क्या चीजें लिखी हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए, यात्रियों के नजरिए से, यानी भारत को या भारत का इतिहास अलग अलग यात्रियों के नजरिए से कैसा था, उन्होंने भारत को कैसे देखा, यह जानना बड़ा जरूरी है। जैसे हमने प्राचीन इतिहास में मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका के माध्यम से मौर्यकालीन समय की जानकारी इकट्ठी की थी, अब थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, इन अलग अलग तरीके के यात्रियों के माध्यम से मध्यकाल भारत के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण काल के समय से लेकर और मोहम्मद बिन तुगलक और इस तरह के राजाओं के आसपास, दिल्ली सल्तनत के आसपास के घटनाक्रमों को थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये बेहद खास चैप्टर। अब देखिए, मध्यकाल में अनेक विदेशी यात्रियों का भारत आगमन हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, और महिला और पुरुष इसमें दोनों शामिल थे इन यात्रियों में। और कुछ व्यापारी के रूप में आए, कुछ सैनिकों के रूप में आए, कुछ पुरोहितों के रूप में आए, कुछ दरबारी कवियों के रूप में आए, कुछ डॉक्टर बन के इलाज करने के रूप में आए, और उन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ के वृत्तांत लिखे हैं। भारत आने वाले इन यात्रियों में से अनेक यात्रियों ने अपने संस्मरणों और वृत्तांतों को लिपिबद्ध किया है, यानी लिखने का प्रयास किया है। वो ठीक बात है कि लिखते समय कभी कभी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि वो जानबूझकर कुछ चीजें निगेटिव दिखाना चाह रहे हैं, जानबूझकर कुछ चीजें और अपने साथ आए राजाओं को हाईलाइट करने के लिए बताना चाह रहे हैं, जैसा भी। पर एक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दृष्टिकोण का पता इन यात्रियों के लिखे गए चीजों से निश्चित रूप से पता चलता है। तो मध्यकाल में आने वाले अपने यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में उन बातों को प्रमुखता दी है जो यहां पर थोड़ा असामान्य प्रतीत हुई और रोचक लगी। बिल्कुल ठीक बात। तो जनरल यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। पर दोज थिंग्स विच वर वेरी यूनिक दे हैव ट्राइड टू राइट इट डाउन। तो जो रोचक लगी, जो सामान्य यानी जनरल नहीं लगी, असामान्य लगी, उन चीजों को उन्होंने लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। तो इस अध्याय में हम विशेष रूप से अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, इनकी तस्वीर आप बर्नियर की देख सकते हैं, मुख्य रूप से हम इन तीन यात्रियों की चर्चा करेंगे और इन्होंने जो वृत्तांत या मध्यकाल में अपने द्वारा दी गई सूचनाएं दी हैं या जिसके माध्यम से हम भारत के इतिहास को समझ पा रहे हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। बड़ी रोचक जानकारियां हैं। ये इब्न बतूता के नाम से आपने सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता, गाना सुना है ना, वो इन्हीं के हिसाब से बनाया गया है। तो जरा देखते हैं कि इन यात्रियों ने कैसे कैसे भारत में कदम रखा
और कैसे इनकी छोटी मोटी जीवन यात्रा रही और क्या क्या वृतांत इन्होंने देने का प्रयास किया। बड़ा रोचक जानकारी है, बने रहिए इस चैप्टर में और आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पता चलेंगी। अब देखिए, जो अल बरूनी है, अल बरूनी का नाम भारत के इतिहास में बहुत प्रमुखता से आता है। जैसे मैंने आपको चर्चा की कि जिस तरह प्राचीन इतिहास में मेगास्थनीज का नाम आता है, उसी तरीके से भारत के मध्यकालीन इतिहास की जब आप चर्चा करेंगे और विदेशी यात्रियों की बात करेंगे तो अल बरूनी का नाम आप नहीं भूल सकते। अल बरूनी की जो सबसे प्रमुख और सबसे खास रचना रही वो रही किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, जाहिर सी बात है, हिंद पर लिखी गई किताब, ऐसा आप मतलब निकाल सकते हैं। और यहां के एरिया को हिंद वो कहते ही थे। जो अल बरूनी था वो निश्चित तौर पर मध्य एशिया से, और आज जो आप उज्बेकिस्तान नामक देश देखते हैं वहां से वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, जो बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था, और यहां पर आके वो कुछ दिन रह गया जो अल बरूनी है, और फिर उसने कुछ प्रमुख बातें लिखी जिन बातों की चर्चा हम करेंगे। तो मध्यकाल में भारत आए अरब यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध अबू रिहान है, जिसे अल बरूनी के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ। ये ख्वारिज्म जो है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है। जब कभी डिटेल में और चर्चा की जाएगी किस तरह से भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ और मोहम्मद बिन कासिम, तो ये सारी चीजें चर्चा होंगी 740 ईस्वी के आसपास, तब वहां से इस ख्वारिज्म डायनेस्टी की चर्चा बहुत होती है। वही वो डायनेस्टी थी जहां उथल पुथल मचा और वहां से फिर आक्रांता भारत आने लगे, आक्रमण करने लगे, और यहां पर एक मुस्लिम सल्तनत भी स्थापित हुई। तो वही ख्वारिज्म में इसका जन्म हुआ और वर्तमान में खीवा के नाम से उस जगह को जाना जाता है। और अल बरूनी जो है उसी समय किसके साथ, उसी समय मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आता रहा। और अल बरूनी की सबसे खासियत ये थी कि एक भाषाविद था, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फारसी तो अरबी, संस्कृत जैसी भाषाओं का भी अच्छा खासा इसे ज्ञान था, और इसीलिए इसने लिखने में क्या किया, महत्ता हासिल की, और यहाँ की चीजों को, यहाँ के जीवन को, यहाँ के जो पद्धति चल रही थी जीवन यापन की या यहाँ की जानकारियों को अच्छी तरीके से वो समेट पाया, और उसने अपने किताबुल हिंद में इसको लिखने का प्रयास किया। तो अल बरूनी के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा। उसकी जो मातृभाषा थी वो ख्वारिज्मी के अलावा वो सीरियाई, जो सीरिया है आप जानते हैं, सीरिया इसकी भाषा भी वो जानता था। फारसी, हिब्रू, संस्कृत का ज्ञान था। अब ये देखिए, सेंट्रल एशिया, ये उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया में आप घुस जाएंगे तो ये वो उज्बेकिस्तान का इलाका था जहां में उसका जन्म हुआ। 1017 में सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था, और महमूद गजनवी यहाँ के अनेक विद्वान और कवियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया, और अल बरूनी भी उसमें से एक था। अरे बात समझ में, तो ये जो मोहम्मद गजनवी था वो ख्वारिज्म पे बार बार हमला किया करता था, और ख्वारिज्म पे हमला किया करता था तो वहां से कई लोगों को बंदी बना के ले गया, जिसमें अल बरूनी को भी ले गया, और बाद में वो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत चला आया। 1048 में इसकी मृत्यु गजनी में हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी एक महत्वपूर्ण विद्वान था, वह एक महान गणितज्ञ भी था, वह खगोल शास्त्री भी था, जिसको आप कह सकते हैं स्पेस साइंस के बारे में जानकारी थी। दार्शनिक था, यानी कि जो फिलॉसफीज हैं, और आप जितने भी भारत के अलावा जितने भी बाहर के इलाके में या विदेशी महान विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो समाजशास्त्री था वो दार्शनिक भी हो गया, वो गणितज्ञ भी हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसे बहुत लोग, जैसे थेल्स, तो इस तरह के बहुत सारे चीजें उनको। अब ज्योतिष भी था, उसको ज्योतिषी की जानकारी थी, खगोल शास्त्र तो था ही, यानी एक बहुत ही पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति कह सकते हैं आप। वो मोहम्मद गजनवी के साथ उनके भारतीय अभियानों के अवसरों पर कई बार भारत आया और भारत के कई भागों में रहा। भारत में उसने संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया। काफी दिलचस्प जानकारी यहां से इकट्ठी की। ठीक है, अपने विभिन्न पुस्तक में भारत के बारे में लिखा। इन पुस्तकों में तहकीके हिंद, ठीक है, जिसे किताबुल हिंद के नाम से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की जाती है। तो आप इस बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूप से नोट करके रख लीजिए कि अल बरूनी की सबसे महत्वपूर्ण जो रचना रही वो किताब उल हिंद थी, जिसे हम क्या कहते थे, तहकीके हिंद। ठीक है, क्लियर हो गई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब किताबुल हिंद की बात करते हैं। तो अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है, यानी एक काफी जिसको कह सकते हैं डिटेल वर्जन का ग्रंथ है। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें प्रत्येक का एक उपशीर्षक है। ठीक बात, तो 80 इसमें ये किताबुल हिंद के बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए, 80 अध्याय, और हर अध्याय का एक सब हेडिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस बारे में ज्यादा डिटेल जानने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपके चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो किताबुल हिंद के बारे में तो आपको जानना ही जानना है, और ये अपने संबंधित विषय की ओर संकेत करता है। तो जो भी इसके छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि उपशीर्षक हैं या सब टाइटल्स हैं, वो बताते हैं कि किसके बारे में, किस चीज के बारे में बताई जा रही है, कृषि के बारे में या धर्म के बारे में, किस बारे में। इस ग्रंथ का पहला अध्याय प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन है।
जिसमें अल-बरूनी ने उन कठिनाइयों की चर्चा की जिनका भारतीय समाज का निष्पक्ष विवरण तैयार करने में सामना करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये खुल के बता रहा है कि देखिए, हम जब भारतीय समाज की स्थिति का वर्णन करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या कठिनाई झेलनी पड़ती है, ये चीज उसने पहले चैप्टर में या पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताने का प्रयास किया है। जैसे भाषा का अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि भाई, हम कोई चीज अगर मान लीजिए देख रहा है कोई यात्री या कोई दार्शनिक कोई चीज अगर सामने से फील कर रहा है, तो वो कितनी सही है कितनी गलत है इसकी जानकारी उसको कैसे पता चलेगी? इसमें गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ लैंग्वेज। मान लीजिए उसको फारसी आ रही है, अगला व्यक्ति संस्कृत में बोल रहा है, तो कितना वो उसको समझ पा रहा है, ये एक परेशानी का बात है। धार्मिक तथा जातिगत पूर्वाग्रह, ये भी हो सकता है कि मान लीजिए वो किसी अलग धर्म का है, दूसरा कोई अलग धर्म का है, तो उस धर्म से कितनी उसको सच्चाई बताना चाहे या कितना उस भाव को समझ पाए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसने कई कठिनाई से निपटने के लिए विधिवत उल्लेख किया है और अपने लेखन में अपनाया है। इसके बाद धर्म और दर्शन, समाज संगठन और धार्मिक नियम और मूर्तिकला, धार्मिक तथा वैज्ञानिक साहित्य, माप विद्या, भूगोल, खगोल शास्त्र, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, त्योहार और ज्योतिष शास्त्र के विषयों के अध्याय का लेखन किया गया है। और जो उपशीर्षक है उन उपशीर्षकों में ये सारी चीजें डाली गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से अगर आप बताना चाहें, जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि अल-बरूनी द्वारा लिखे गए किताबुल हिंद में किन किन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है, तो आप इन हेडिंग्स को देख सकते हैं कि भाई उन्होंने धर्म और दर्शन की। अच्छा, एक कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, अक्सर ये बात आती है रिलीजन एंड फिलॉसफी, रिलीजन एंड फिलॉसफी, यानी धर्म और दर्शन, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इस बात में ध्यान रखिएगा। धर्म जो है, धर्म एक तरह से रिचुअल पर आधारित है, आपके रीति रिवाजों पर आधारित है, आपके जीवन जीने की शैली पर आधारित है, या आपका जो कर्तव्य है वो धर्म है। ऐसा भी है, धर्म की कई परिभाषाएं हैं। धर्म में कहा जाता है ध्यायते इति धर्म, जिसे आप धारण करते हैं वो धर्म। जैसे मान लीजिए मेरा धर्म है कि मैं आपको पढ़ाऊं, आपका धर्म है कि आप पढ़ें, तो ये धर्म है। लेकिन जो दर्शन है ना, ये दर्शन क्या है? ये हमारे आपके इन भौतिक क्रियाकलापों के से एक कदम ऊपर की बात है कि ठीक है, हम आप कर्म कर रहे हैं, इससे ऊपर क्या? ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद क्या? तो आपका ये अस्तित्व केवल इस जीवन का ही नहीं है, इसके आगे भी आपको कुछ अचीव करना है जो इस जीवन के अलावा है। जैसे अब अलग अलग दर्शन अलग अलग बात करते हैं। जैन कहेगा, बौद्ध कहेगा निर्वाण की प्राप्ति करनी है, हिंदू धर्म कहेगा मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, अलग अलग। तो वो दर्शन, दार्शनिक पक्ष जो है वो क्या है, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक उपदेशात्मक बात है, और धर्म जो है जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं वो है। तो समझ में आ गई? तो धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, समाज संगठन यानी समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं, धार्मिक नियम, मूर्तिकला, वैज्ञानिक साहित्य, माप विद्या, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में अल-बरूनी ने किताबुल हिंद में लिखा है। ठीक है, इस ग्रंथ में अल-बरूनी ने सामान्यतः प्रत्येक अध्याय में एक प्रकार की विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, और प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में एक प्रश्न होता है, तत्पश्चात संस्कृतवादी परंपराओं के आधार पर वर्णन किया जाता है और अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती है। अब लिखने का तरीका देखिए, इस पूरे बुक में उन्होंने क्या किया है, जैसे मान लीजिए कि बताना है कि धर्म क्या है, तो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको इसमें प्रश्न मिलेगा, ठीक, फिर इसमें इसी प्रश्न का संस्कृत विवरण मिलेगा, यानी संस्कृत व्याख्या, ठीक है, और फिर लास्ट में तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक विवरण, है ना। इस तरीके से उन्होंने सारी चीजें लिखी हैं कि भाई अगर कोई चीज उस भारत के बारे में बताना चाह रहा है तो पहले एक प्रश्न के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया गया है, संस्कृत में उसकी व्याख्या की गई है, और दुनिया के अन्य अन्य जगहों या धर्मों में क्या इससे संबंधित होता है इसकी चर्चा भी की गई है। ये एक अलग बहुत स्टाइलिश या एक नया तरीका अपनाकर उन्होंने क्या किया है, बताने का प्रयास किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से देखा गया है। अल-बरूनी ने अपने इस ग्रंथ में भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, इंपॉर्टेंट, जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपरा, जीव के आवागमन के सिद्धांत, ये देखिए कितना क्या क्या चीजें उसने टच की हैं। जीव के आवागमन सिद्धांत पूरी तरह दार्शनिक मामला है, मोक्ष के सिद्धांत आदि के संबंध में वर्णन किया है। सो इट मींस दैट ही हैज टच्ड ईच एंड एवरी पार्ट, ही हैज टच्ड द सोशल एस्पेक्ट्स, ही हैज टच्ड द रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, है ना, कास्ट सिस्टम, एवरीथिंग। तो सारी चीजों पर उसने अपना सिद्धांत दिया है। इससे यह पता चलता है कि कितना इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज है, यानी कि अलग अलग विषयों पर उसकी पकड़ को बताता है। भाई जिसको दर्शन के बारे में पता नहीं हो, दर्शन के बारे में व्याख्या क्या करेगा? जिसको धर्म के बारे में जानकारी नहीं, जिसको ज्योतिष के बारे में पता नहीं, वो उसको व्याख्या क्या करेगा? तो इतना ज्यादा सक्षम वो था, तो इन विषयों पर वो बात कर पाया।
उसने भारतीयों के भोजन, वेशभूषा, मेला, धार्मिक उत्सव, मनोरंजन के साधन, इन सब के बारे में लिखा है। उसने अपने विवरण में श्रीमद् भगवत गीता, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी चर्चा महाकाव्य के समय जब महाभारत की चर्चा करें तो हमने की, जब हमने वैष्णव संप्रदाय की बात की तब भी बताया। वेद, उपनिषद, पतंजलि के योग शास्त्र आदि के विषय में भी लिखा है। इस प्रकार अल बिरूनी ने भारतीय जीवन के प्रायः सभी पक्षों के बारे में लिखा है। यानी एक बात तो आप समझ लीजिए कि दर्शन, यानी दो तीन चीजें अगर आप देखना चाहें तो सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, भौगोलिक तथा आर्थिक पक्ष, अगर उसको पिन पॉइंट करना आप चाहें, भौगोलिक एवं आर्थिक पक्ष, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म एवं दर्शन। ये कम से कम 3 आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं कि इन चीजों पर उसने विशेष रूप से क्या किया है, अपनी कमेंट्री दी है या अपनी चीजों को प्रस्तुत किया है अपने विवरण में। ठीक बात है, अल बरूनी की किताब हिंद में ये चीज आपको इंपॉर्टेंट रूप से दिखाई पड़ेगी। अल बरूनी ने राजनीतिक स्थिति के विषय में केवल उत्तरी भारत, गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, मुंगेर आदि विषय में लिखा है। और जाहिर सी बात है, ज्यादातर मोहम्मद गजनवी इन्हीं इलाकों में ज्यादा घूमता रहा, तो इनके बारे में ज्यादा लिखा है। दक्षिण भारत के किसी राज्य के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो इसमें भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक भी एक ऐड कर सकते हैं कि राजनीतिक पहलुओं पर भी उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं कि ये 4 पॉइंट्स पर विशेष रूप से अल बरूनी के किताबे हिंद में उसने विवरण किया है, और इस पे फिर सब इस हेडिंग्स के अंदर आप जो भी लिखना चाहें अलग अलग पॉइंट्स, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अल बरूनी के बारे में जो आपको ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि वो भाषाविद अच्छा था, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा उसको ज्योतिष का ज्ञान था, उसको खगोल शास्त्र का ज्ञान था, उसको दर्शन का ज्ञान था, ये सारी चीजें था, एक काबिल व्यक्ति था। दूसरा, वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान रखनी है। और दक्षिण भारत के बारे में वो कब जानकारी देता है। उसने अपने विवरण में लिखा है कि भारतीय शासकों में कोई पारस्परिक एकता नहीं, और नहीं भी थी। ठीक बात है, इसी का फायदा तो मोहम्मद गजनवी उठा भी रहा था, है ना, और इसलिए बार बार लूट के चला भी जाता था। तो कोई पारस्परिक एकता या अखंड भारत जैसी बात, खासकर गुप्त वंश के आगे आने के बाद, गुप्त वंश के बाद तो और विशेष रूप से हर्ष के जाने के बाद तो और विशेष रूप से कोई एक अखंड भारत जैसा साम्राज्य तो दिखाई पड़ नहीं रहा था। और बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब होती है 12वीं शताब्दी के बाद, तो उसके बाद थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है, लेकिन तब तक तो कुछ खास नहीं। और विदेशी आक्रमण के अवसर पर वो कभी मिलकर एक नहीं हुए, और बार बार मोहम्मद गजनवी के साथ आता था तो देखता था कि इजीली वो आ जा रहा है, इसलिए वो कहता था। उसने भारतीय जाति प्रथा की कठोरता, उसके दुष्परिणामों और अछूतों की स्थिति के विषय में लिखा है। उसने भारतीयों की सामाजिक कुरीतियां, मुख्यतः सती प्रथा के विषय में लिखा है। देखिए, तो सामाजिक स्थितियों के बारे में वो विशेष रूप से लिख रहा है। सती प्रथा के बारे में कई यात्रियों ने लिखा। अल बरूनी ने हिंदू मंदिर, मूर्ति, बौद्ध मठ और विहारों का भी वर्णन किया है। अब जैसा हम प्रीवियस बुक्स चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे थे कि हिंदू धर्म थोड़ा कोलैप्स हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे भक्ति संप्रदाय, वैष्णव शैव आया, तो अभी हिंदू धर्म ठीक ठाक अपना रिवाइव कर रहा था। बौद्ध धर्म तो फैल चुका था, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा था, लेकिन बौद्ध मठ और बौद्ध चैत्य विहार ये सब थे। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं का जब आक्रमण हुआ तो बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों पर आक्रमण हुआ, जैसे बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा उड़ा दिया और बौद्ध भिक्षुओं को मारा, ऐसा किया। लेकिन उस समय तक अभी ये सारी चीजें थी, तो उसने हिंदू मंदिर, मूर्ति, बौद्ध मठ और विहारों का वर्णन किया। विहारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो स्थान जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे वो विहार था। चैत्य, जहां पर वेदिका बना के पूजा ध्यान करते, तो चैत्य और विहार 2 महत्वपूर्ण चीज हैं। मठ भी जहां वो रहते थे। इनके अनुसार भारत आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न देश था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोटेड है, ध्यान रखिएगा कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश बताया गया है, यानी आर्थिक पक्ष पे भी उन्होंने ध्यान दिया है, लिखा है। उन्होंने अपने विवरण में लिखा है कि भारतीय राजाओं अपनी प्रजा से कर लेने का अधिकार था और किसानों से 1/6 लेते थे, उनकी आय का प्रमुख साधन था। ये बहुत दिन से चला आ रहा था, मौर्य शासन काल से ही। इस प्रकार किताब हिंद में भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। तो ठीक बात है, हमने सभी क्षेत्रों को देख भी लिया। अल बरूनी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है अपने विवरण में, जिसकी चर्चा आती है, तो सामाजिक वाले ही पार्ट में सब हेडिंग आप लिख सकते हैं। जाति व्यवस्था के संबंध में इंपॉर्टेंट विवरण दिया है। हमने इस व्यवस्था को कई चैप्टर्स में पीछे भी पढ़ा है। हमने ये पढ़ा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी चैप्टर्स की कनेक्टिविटी बना के चलिए। ये जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हमने कहां से देखी थी? हमने क्या देखा था? हमने सबसे पहले देखा था कि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है।
ठीक है, जहां पर बताया गया है कि कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक बात। उसके बाद हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल और उसके बाद फिर ये जो वर्ण, अच्छा ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये मुख्य रूप से कर्म आधारित थी। ये क्या थी? ये कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में ये वर्ण व्यवस्था किसमें परिवर्तित हो गई? जाति व्यवस्था में। जाति व्यवस्था में। और ये जाति व्यवस्था शुद्ध रूप से जन्म आधारित होने लगी, जन्म आधारित होने लगी। और ये पूरी वर्ण व्यवस्था भी 4 पार्ट में थी, हमने इसकी चर्चा तो की ही थी। ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आप हमेशा दिमाग में देके चलेंगे, ये व्यवस्था पूरी थी। ब्राह्मण का जो कार्य बताया गया था वो पठन पाठन, यज्ञ कराना करवाना इत्यादि। क्षत्रिय की रक्षा करने का काम मुख्य था। वैश्य व्यापार और कृषि, शूद्र इन तीनों की सेवा। तो ये पहले कर्म आधारित था, जो जैसा करेगा वैसा कर्म हो जाएगा, उसका वैसा जाति वैसे वर्ण हो जाएगा। लेकिन जाति व्यवस्था बाद में क्या हो गई? उसको देव के साथ जोड़कर और उसमें कुरीतियां शामिल हो गई और जन्म आधारित कर दी गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि बौद्ध और जैन धर्म और तेजी से फला फूला। ठीक बात। जब अलबरूनी आता है तो अलबरूनी ने भी इस व्यवस्था के बारे में डिटेल में अपनी किताब में लिखा है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद में भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था के विषय में लिखा है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ में बताते हैं कि ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए हैं। खास करके पुरुष सूक्त में ही उसकी चर्चा की गई है। और ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का दूसरा नाम है। सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति में सबसे चुनिंदा माना गया है। ठीक, ये उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में बताया है, बिल्कुल पुरुष सूक्त के बारे में बताया है। फिर उसने डिटेल में बताया कि अगली जो जाति है वो किसकी है? क्षत्रियों की है। और इसका सृजन ब्रह्मा के कंधों या हाथों से हुआ है। और इनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है, लेकिन उनसे नीचे है। और इनका जो प्रमुख काम है, उनका प्रमुख काम क्या है? रक्षा करना, युद्ध करना इत्यादि। फिर उसके पश्चात वैश्य आते हैं, और जिनका उद्भव ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ है और शूद्र का चरण से हुआ है। और वैश्यों के लिए कृषि और व्यापार बताया गया, शूद्रों के लिए सेवा बताई गई। वैश्यों की जो, अच्छा अब देखिए, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कि यात्रियों के नजरिए से, तो हम जो यात्री लिख रहे हैं उनसे अपना इतिहास भी तो समझेंगे। तो यहां भी वो चीज आइडेंटिफाई और डिक्लेयर होती है कि ये 4 व्यवस्थाएं चल रही थी। और वैश्यों की स्थिति और गड़बड़ थी, क्योंकि इनको तीनों वर्गों का बोझ उठाना पड़ता था, कमाने वाले इकलौते थे। अंतिम 2 वर्गों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, किंतु इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर एक साथ शहर और गांव में रहते हैं, समान घर और आवासों में मिलजुल कर रहते हैं। और इसलिए जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो इन 2 नीचे की जातियों ने ज्यादा से ज्यादा उसको ज्वाइन किया, क्योंकि वहां समानता का अवसर दिखाई पड़ रहा था। उसने भारत की जाति व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस की सामाजिक व्यवस्था से करते हुए लिखा। अब देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा था, इस चीज को ध्यान में रखिए। हमने पढ़ा कि जब किताबुल हिंद लिख रहा था अलबरूनी, तो सबसे पहले एक प्रश्न आता था, प्रश्न के बाद उत्तर के रूप में विवरण आता था, और लास्ट में क्या आता था? लास्ट में हर चीज का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। अब यहां पर इस जाति व्यवस्था की वो तुलना करते हुए दिखा रहा है, ध्यान से समझिए। उसने उसकी तुलना प्राचीन फारस की सामाजिक व्यवस्था से करते हुए लिखा कि फारस के समाज में भी घुड़सवार एवं शासक वर्ग, भिक्षु, पुरोहित और चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक और शिल्पकार थे। फारस में भी सिस्टम चल रहा था कि सबसे ऊपर जो है वो घुड़सवार और शासक रहेंगे, फिर भिक्षु, पुरोहित और चिकित्सक रहेंगे, फिर खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक, और लास्ट में कृषक और शिल्पकार। तो वहां का ये जो था वो एक तरह से कर्म आधारित एक प्रोफेशनल एक तरह से डिवीजन था। यहां पर क्या था कि जन्म पर विभाजन हो जाता था, उसी हिसाब से काम मिलता था। ये थोड़ा सा था, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अलबरूनी ने किताबुल हिंद में यहाँ की जाति व्यवस्था की तुलना कहां से की है? तो आप बता सकते हैं कि फारस से की है और इन व्यवस्थाओं के साथ की है। उक्त व्याख्या से अलबरूनी ने यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक वर्गीकरण केवल भारत में ही नहीं था, अपितु यह फारस में भी विद्यमान था। लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम में इस प्रकार का कोई वर्ग विभाजन नहीं था। ठीक, तो पूरा तुलनात्मक स्टडी उन्होंने बता दिया है। अब ये तो रही हमारी पूरी बातचीत किसके संदर्भ में? अलबरूनी के किताबुल हिंद के संदर्भ में। अब इसी दौरान एक दूसरा इंपॉर्टेंट यात्री आता है, और उस यात्री का नाम होता है इब्न बतूता, और इसका जो प्रमुख रचना है वो रहती है रिहला। तो अब इसकी चर्चा थोड़ी सी करेंगे कि इब्न बतूता और रिहला क्या है। लेकिन उसके पहले आपको अलबरूनी के किताबुल हिंद के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। कहां से? ख्वारिज्म में पैदा हुआ, महमूद गजनवी के साथ आया, एक बहुत ही पढ़ा लिखा खगोल शास्त्री,
वैज्ञानिक, भाषाविद था, जिसने भारत में आकर यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक सभी चीज़ों के बारे में, धार्मिक और दार्शनिक पक्षों के बारे में पूरी जानकारी दी। जानकारी देने के बाद उसने वहाँ की जाति व्यवस्था के बारे में बताया। उसका जो बताने का तरीका था वो प्रश्न, संस्कृत विवरण और तुलनात्मक अध्ययन था। और उसने पूरे सामाजिक पहलुओं के बारे में बहुत ही डिटेल में अपने किताब-ए-हिंद में लिखा है। इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आई होप कि वहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा इब्न बतूता और रिहला की तरफ और देखते हैं कि इसकी क्या प्रमुख बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए, एक बहुत रोचक बात है इब्न बतूता के साथ। इब्न बतूता में सबसे इंपॉर्टेंट आपको या सबसे रोचक बात यह लगेगी कि इस व्यक्ति ने यात्रा बहुत की। यात्रा मतलब देखिए, मोरक्को में इसका जन्म हुआ। जन्म के बाद उसने लगभग जितने भी उस समय के मध्य एशिया के आसपास के यमन और ओमान जैसे देश और अगल बगल के जितने जो समुद्री बंदरगाह वाले देश हैं उनकी यात्राएं की। उसकी यात्रा के बाद मध्य एशिया से स्थल मार्ग से होते होते ये पूरा आपके सिंध में आता है। सिंध से मुल्तान से होते हुए, उच्छ से होते हुए दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली से फिर मौका मिलता है तो मालदीव, श्रीलंका जाता है। श्रीलंका से सुमात्रा जाता है। सुमात्रा से फिर वो जो उस समय का जैतून शहर था, क्वांगजाऊ जो आप कहा जाता है, वहां चीन पहुंचता है। चीन से वापस वो मोरक्को पहुंचता है। तो ये इतनी लंबा यात्रा करने वाला शख्स था। और देखिए, सुनने में बड़ा छोटा लग रहा है पर 14वीं शताब्दी में इतनी बड़ी यात्रा करना घोड़े के द्वारा या समुद्री जहाज के द्वारा ये कठिन था। जैसे मुल्तान से दिल्ली आते ही वक्त उसके ऊपर कई हमले हुए, जिसमें कई इसके साथी मारे गए, लुटेरे हमला करते थे, खुद भी वो घायल हो गया। सो इट वाज नेवर इजी टू डू सच ट्रेवलिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद शासकों से मिलना, विश्वास जीतना, वहां की सारी वृत्तांत को इकट्ठा करना, ये सारी चीजें इसके कह सकते हैं आप कि उसके कौशल, उसके शिक्षा और उसके पराक्रम के बारे में बताती हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं था कि ये व्यक्ति भी निश्चित तौर पर काबिल व्यक्ति था और इसीलिए हम इतिहास में इसको पढ़ भी रहे हैं। अब इसने जो अपनी पूरा वृत्तांत लिखा है, वो जो ग्रंथ है या वो जो रचना है, उसको रिहला के नाम से जानते हैं। ये जब अपने देश से चलता है तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम बहुत सुना हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक, आपको पता है कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको की। बाद में आगे कई सारी इसमें वंशावलियां आई, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और उसी का एक शासक था उसी वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने सुना था कि मोहम्मद बिन तुगलक कला और संस्कृति के संरक्षक हैं और वो हमारी चीजों को समझेंगे। वो उनके राज्य में गया, जैसी अपेक्षा थी उसको वैसा स्वागत भी मिला माफ कीजिए। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, जिसे न्यायाधीश कहते हैं। और वहां फिर वो अपना कामकाज करने लगा। बीच में दिक्कत हुई, फिर उसको जेल हुई, फिर बाद में फिर बहाली हुई। सारी चीजें इनसे संबंधित है। जो एक प्रमुख बात और इसकी रचना में आपको दिखाई पड़ेगी कि इसने भारतीय शहरों का बड़ा विवरण किया है। अब ये बात ठीक है कि वो शहरों में ज्यादा रह रहा है, जैसे दिल्ली भी शहर था उस समय। शहरों की आबादी, वहां की आर्थिक गतिविधि, वहां के मिलने वाले अवसरों के बारे में चर्चा, ये जो इब्न बतूता है इसने अपने ग्रंथ में किया है। बाद में जब ये अपने देश पहुंचता है तो वहां भी स्थानीय शासक ने, उस समय के शासक ने इनकी कृतियों को छापने का निर्णय लिया था। तो आइए अब इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो मध्यकाल में भारत में आए अरब यात्रियों में इब्न बतूता का महत्वपूर्ण स्थान है। अब इनके कई नाम देखे गए, जैसे भारत में इसे मौलाना बदरुद्दीन, अन्य पूर्वी देशों में शेख शमशुद्दीन कहलाने वाले इस इतिहासकार का प्रसिद्ध यात्री का नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था, जिसे इब्न बतूता कहा गया। इसका जन्म 1304 में मोरक्को के तेंजियर शहर में शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम के परिवार में हुआ। यह परिवार बहुत इंपॉर्टेंट था और इस्लामिक कानून और शरीयत कानून के जानकार के रूप में इस परिवार को देखा जाता था और शिक्षा के मामले में काफी महत्वपूर्ण ये परिवार था। तो बाल्यकाल से ही अपने परिवार की पृष्ठभूमि का इस पर असर रहा और शिक्षा प्राप्ति के लिए लगातार इब्न बतूता प्रयासरत रहता था। फिर उसने साहित्यिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में जाकर वहां के वृत्तांत को लिख रहा है या वहां के बारे में जानकारी दे रहा है, वो अगर साहित्यिक जानकारी नहीं होगी, if he does not have the literature knowledge, literary knowledge, so it is never possible to understand the things and write down. तो इसलिए उसके पास साहित्यिक जानकारी थी, धार्मिक जानकारी भी थी, इसलिए धार्मिक चीजों को भी वो लिख रहा था। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले देखिए, वो मक्का की तीर्थ यात्रा पर गया, सीरिया गया, इराक गया, फारस गया, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक जो समुद्र के किनारे वाले देश हैं उनकी यात्रा कर चुका था। और मध्य एशिया के रास्ते फिर वो सिंध आया, भारत, सिंध से फिर वो मुल्तान गया, मुल्तान से उच्च होता हुआ दिल्ली पहुंचा। तो ये एक बड़ी रोचक इसने यात्रा करी। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में उसने काफी कुछ सुन रखा है कि वो कला और साहित्य के लेकर उदार संरक्षक हैं
और वो जब रास्ते से दिल्ली पहुंचा उसने, तो 1334 में वो दिल्ली पहुंचकर मोहम्मद बिन तुगलक से मुलाकात की। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका अपने दरबार में अच्छा स्वागत किया, और उससे प्रभावित होकर, उसके ज्ञान और उसके एफर्ट से प्रभावित होकर उन्होंने क्या कर दिया, इसको काजी नियुक्त कर दिया या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, किस शासक ने किया, और किसको किया गया, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किस शहर में किया गया, तो ये इब्न बतूता, दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक, तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे। 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को एक दूत के रूप में चीन के मंगोल शासक के पास जाने का आदेश दिया। अब इस बीच में एक और रोचक चीजें हुई। उसने काजी के रूप में नियुक्ति ले ली, लेकिन बीच में फिर राजा से कुछ मतभेद हुए, उसको जेल में डाल दिया गया। फिर मतभेद खत्म हुआ और जेल से बाहर आया, और फिर उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि ठीक है, आप मेरे दूत बनकर चीन चले जाइए। लेकिन बीच में उसने बहुत रोचक यात्राएं की। वो मालदीव गया, माले गया, वहां से फिर वो श्रीलंका की यात्रा की, फिर उसके बाद सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का हिस्सा है, सुमात्रा होते हुए फिर वो वापस चीन के जैतून शहर पहुंचा। तो वह जहाज से सुमात्रा पहुंचा, सुमात्रा से एक और जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून पहुंचा, जिसे हम क्वांगजू कहते हैं, और वहां भी उसने सारी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। फिर 1347 ईस्वी में उसने घर जाने का निर्णय लिया। तो 1332-33 में वो भारत के लिए आया, और 1347 तक उसने वापस वो घर जाने का निर्णय लिया। इब्न बतूता के चीन विषयक वृत्तांतों की तुलना मार्को पोलो से भी की जाती है। मार्को पोलो भी वेनिस से निकला था, फिर चाइना गया, भारत की भी यात्रा की थी, तो इसका इब्न बतूता से भी कंपैरिजन किया जाता है। जो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में वेनिस से चलकर चीन और भारत आया था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस यात्री की तुलना मार्को पोलो से की जाती है, तो इब्न बतूता, या मार्को पोलो की तुलना किस यात्री से की जाती है, इब्न बतूता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इब्न बतूता अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद अपने घर वापस पहुंच गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इतनी कठिन यात्रा करके वो आया था, फिर कठिन यात्रा करके पहुंच भी गया, तो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं रिहला के बारे में, कि आखिर भाई रिहला में क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है। जैसे हमने किताबुल हिंद के विवरण को देखा, तो अब इब्न बतूता के रिहला का वर्णन भी हम देख लेते हैं। तो इब्न बतूता भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। इस दौरान उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की और सूचनाएं एकत्रित की, और उसके आधार पर अपना जो वृतांत लिखा है। देखिए, वृतांत शब्द जो आता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। वृतांत का मतलब जो भी यात्री अपने अनुभवों को जब लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे, उसको वृतांत कहते थे। तो इसके वृतांत को रिहला के नाम से जाना गया, और रिहला के बारे में उसने बृहद रूप से भारत के बारे में लिखा है, जानकारी दी है, और उसी को हम नजरिए के हिसाब से देख रहे हैं। इब्न बतूता ने रिहला में उस सदी के भारत के शासकों, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों आदि का रोमांचक आंखों देखा हाल वर्णित किया है। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में न केवल भारत के भूगोल के विषय में जानकारी बताई है। अब भूगोल के विषय में ऐसे आदमी नहीं जानकारी देगा तो कौन देगा, जो इतनी यात्रा कर रहा है। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में बताई है। उसने वहां के सामाजिक जीवन, दैनिक जीवन के बारे में बताया है, और प्रशासन और जन सामान्य की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है। तो जैसा हमने किताबुल हिंद के बारे में किया था, आप इसमें भी लिख सकते हैं कि इब्न बतूता ने भी सामाजिक, यहां से आपको पॉइंट्स बनाने आने चाहिए, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, भौगोलिक यानी कौन सी चीज कहां है, कैसे है, क्या कृषि पद्धति है, सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा राजनैतिक या प्रशासनिक, राजनैतिक, प्रशासनिक और रीति रिवाज वगैरह की चर्चा की। तो कहीं ना कहीं धार्मिक चीजें भी, धार्मिक विवरण, ये सारी चीजों का विवरण उन्होंने दिया है। थोड़ा सा जो दार्शनिक पक्ष है, फिलोसॉफिकल, वो अलबरूनी ने ज्यादा किया है, इन्होंने कम किया है, ठीक है। तो उस समय के प्रशासन, जन सामान्य की आर्थिक स्थिति के बारे में ये सारी चीजें इब्न बतूता ने बताई हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। उसके द्वारा जो विवरण दिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि भारत की आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध देश था। ये सभी विवरणकारों ने बताया है, ये बात बहुत कॉमन दिखाई पड़ी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी भारत की, वो अच्छी थी। अभी आगे जब मैं बताऊंगा आपको कि उसने शहरों की जब चर्चा की है, तो बताया कि शहरों में कैसे जो कौशल जिसके पास था, स्किल था, तो व्यापार के लिए अवसर था, अलग अलग तरह के अवसर था, कृषि था। ये चीज अलबरूनी ने बताई थी। मेगास्थनीज इंडिका जब लिखा है तो भी बताता है। यानी प्राचीन भारत से मध्य भारत तक आर्थिक स्थितियां हमारे यहाँ ठीक थी, जब तक कि यूरोपियंस नहीं आए, उसने लुटिया नहीं डुबाई, ठीक है, खास करके अंग्रेजों ने। तो आर्थिक स्थिति रूप से इस समय तक ठीक था। और इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के नियम, रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में बताया। जाहिर सी बात है, इतने समय तक वो उसी दरबार में रहा, तो वहां का वर्णन तो निश्चित तौर पर उसे करना ही था, ठीक है जी। चलिए
ये एक यूनिक बात दिखाई पड़ती है इब्न बतूता में। उन्होंने भारतीय शहरों के बारे में काफी कुछ बताया है कि भाई भारतीय शहर क्या थे, भारतीय शहरों की स्थिति क्या थी। तो भारत प्रवास के दौरान इब्न बतूता ने भारत के विभिन्न शहरों की यात्राएं की और रहने वाले लोगों की स्थितियों के बारे में ठीक से अध्ययन किया। उसने लिखा है कि तत्कालीन भारतीय शहरों में निवास करने वालों को जीवन शैली के बारे में जो महत्वपूर्ण विवरण दिया है कि उस समय भारत के अनेक शहर घनी आबादी वाली थे और समृद्ध शहर थे। ये ध्यान रखिएगा, शहरों में इतनी परेशानी नहीं थी, ठीक है, व्यापक अवसर थे, यानी जो करना चाहे उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी और इच्छा साधन, और जिसके पास कौशल था, जो करना चाहता था वो कई चीजें कर सकता था। उनके वृत्तांत से ज्ञान होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, वेरी इंपॉर्टेंट, शहरों में चमक वाले रंगीन बाजार थे और विविध प्रकार की वस्तुएं मिलती थी। ठीक बात है, उसी समय से आगे चांदनी चौक का मीना बाजार और इस तरह की चीजें आती चली आ रही हैं दिल्ली में। तो कुल मिलाकर जो शहरों की स्थिति थी, जो रहन सहन था, वो बहुत व्यापक रूप से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा था। इब्न बतूता के विवरण से ज्ञात होता है कि दिल्ली एक विशाल आबादी वाला बड़ा शहर था और भारत का सबसे बड़ा शहर था। जाहिर सी बात है, सबसे बड़े सल्तनत की राजधानी थी, तो इसमें तो कोई दो मत था ही नहीं। इब्न बतूता के ग्रंथ रिहला से ज्ञात होता है कि दौलताबाद, जो भी महाराष्ट्र में है, एक और विशाल शहर था जो आकार में दिल्ली से कम नहीं था। यह दौलताबाद का किला है और इसलिए बार बार ये प्रयास होता रहा। मोहम्मद बिन तुगलक बीच में आता है और कई इस तरह से कि दौलताबाद को दिल्ली की जगह राजधानी बनाया जाए, शिफ्ट किया जाए। तुगलक वंश के राजाओं ने ऐसा प्रयास भी किया था, खैर वो उतना सक्षम नहीं हो पाए। दौलताबाद में बड़े बड़े बाजार थे और यहाँ भी उल्लेखनीय है कि उस समय बाजार केवल आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। तो बाजार जो हुआ करते थे वो बहुत सारे सांस्कृतिक पद्धतियों की भी जानकारी, सामाजिक जानकारी भी देते थे कि कौन सा समाज वर्ग किस तरह की चीजें बनाकर बाजार में ला रहा है, तो सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है। बाजार अपने आप में बहुत कुछ कहता था, है ना, और बाजार से काफी चीजें तय होती थी। बाजार का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो पूरे सामाजिक आर्थिक चीज की एक तरह से कह सकते हैं आपकी समरी बता देता था। तो बाजारों का इन्होंने ठीक से विवरण दिया है। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। तो ये दिखाता था कि भाई शासक मुस्लिम वर्ग थे ही और जो प्रजा थी वो बहुसंख्यक ज्यादातर हिंदू थी और दोनों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई पड़ता था। जाहिर सी बात है, जब बाजार, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें ठीक चल रही थी तो सामाजिक शांति भी कहीं ना कहीं रही होगी। तो ये चीज दिखाने का प्रयास किया गया है। इन बाजारों में ध्यान से समझिए, नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी स्थान निर्धारित होते थे। इब्न बतूता ने इस वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तत्कालीन शहर संपन्नता के केंद्र थे, यानी ऐसा शहर जहां बाजार भी है, जहां कला भी दिखाई जा रही है, जहां सारी चीजें हैं। शहरी जनजीवन सुख सुविधाओं और मनोरंजन से परिपूर्ण था। उसने अपने वृत्तांत में यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि शहरों की समृद्धि गांव के कारण थी, क्योंकि शहरों को अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव से अधिशेष अधिग्रहण से प्राप्त होता था। इसमें कोई दो मत है नहीं, शहरों के आसपास गांव होते थे, गांव में ही किसानी होती थी, जहां से 1/6 हिस्सा आपने अभी देखा कुछ देर पहले कि वहां से टैक्स के रूप में राजा वसूलते थे और बहुत सारी चीजें गांव से आती थी। शहरों की जरूरत की चीजें भी गांव से आती थी, ये हमने देखा था। ये हम प्राचीन काल से देखते हुए चले आ रहे हैं कि जैसे जैसे कृषि का विकास होता है, शहरों का विकास हुआ और खास करके नदियों के किनारे तो खास करके विकास होता चला गया और गांव से वो सपोर्ट मिलता रहता था, जिससे शहर डेवलप होते रहते थे। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि उन्नत अवस्था में थी। मिट्टी के उपजाऊपन के कारण कृषि उत्पादन पर्याप्त होता था। अब आप देखिए कैसे आप क्रक्स पॉइंट्स निकालेंगे। तो अगर एक दो पॉइंट्स निकालना चाहें कि इब्न बतूता के अनुसार उस समय की स्थिति भारत में, तो पहला, आर्थिक संपन्नता, ठीक है, संपन्नता थी, ठीक। इसके अलावा क्या था, सामाजिक सौहार्द, क्योंकि वो बताता है कि मंदिर मस्जिद एक साथ था। सामाजिक सौहार्द की स्थिति थी। और क्या दिखाई पड़ता है, उन्नत कृषि, ध्यान से समझिए, उन्नत कृषि व्यवस्था थी। और क्या दिखाई पड़ता है, समृद्ध शहर, है ना। आपको निकालना है ना पॉइंट कि भाई आप इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से या इब्न बतूते के नजरिए से भारत की स्थिति के बारे में क्या बता सकते हैं। तो आप बताइए कि उसने बोला है कि आर्थिक संपन्नता थी, सामाजिक सौहार्द था, कृषि उन्नत रूप से थी और समृद्धशाली शहर दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा कला और संस्कृति का संरक्षण दिखाई पड़ रहा था। कला एवं संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी वहां पर दिखाई पड़ रहा था। किसान लोग लगभग 2-2 फसलें उगाते थे
उसके विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय भारत के एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन देशों से भारतीय कपड़ा, प्रमुख रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी, साटन, ये बड़ी मात्रा में मांग आती थी। तो व्यापारिक तो यहाँ पर व्यापार तो होता ही था कई देशों से, ये दिल्ली सल्तनत के समय भी चलता रहा। इसमें भारत के शिल्पकार और व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलता था। इब्न बतूता के विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय में निर्मित की जाने वाली महीन मलमल की उच्च कोटि की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि केवल धनी लोग ही खरीद सकते थे। और मलमल, मसलिन, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए तब तक ढाका में विशेष रूप से ये उस समय पैदा होती थी। और ढाका से मसलिन और सिल्क, मसलिन, कॉटन इधर की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रूप से कई ऐसी चीजें थी जो भारत के लिए स्पेसिफिक थी और विदेशों में निर्यात की जाती थी और भारत को बहुत लाभ उससे मिलता था। लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए तो सारी चीजें चौपट हो गई। एक और चीज इब्न बतूता ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि भारत में एक अनूठी डाक प्रणाली थी, संचार व्यवस्था। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो भारत का था उसके बारे में बताया कि ये जो डाक प्रणाली थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक व्यक्ति जाता है दूसरी जगह, दूसरा व्यक्ति तैयार रहता है, वो उसे लेके आगे बढ़ता है और समय समय डाक पहुंचाता है। तो इब्न बतूता भारत की संचार व्यवस्था को देखकर काफी चकित हुआ। उसके अनुसार राज्य व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय करता था। सभी व्यापारिक मार्गों पर राज्य द्वारा सराय और विश्राम गृह की स्थापना की गई थी। आज भी आप देखिए कई जगह पर आपको स्टेशन के नाम आप भी मिल जाएंगे। जैसे बिहार में आप चले जाइए लखीसराय, है ना, कई आपको देश के भागों में स्टेशन के नाम या शहरों के नाम सराय के नाम से आएंगे। तो ये सराय और विश्राम गृह जनरली मार्गों पर ठहरने और रुकने की व्यवस्था उस समय के शासकों द्वारा की जाती थी और इससे वो काफी जो है प्रभावित रहता था। अब भारतीय डाक प्रणाली के बारे में थोड़ा सा उसने कुछ लिखा है, मैं चाहता था कि आप इसको देखें। भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि डाक प्रणाली से व्यापारी लोग न केवल लंबी दूरी तक सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, अल्प सूचना में माल को भी आसानी से भेज देते थे डाक से। भारतीय डाक व्यवस्था का वर्णन करते हुए इब्न बतूता ने लिखा कि भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। एक अश्व डाक व्यवस्था जो घोड़े वाली है, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ा द्वारा चली होती है। हर 4 मील पर सरकारी घोड़े होते थे, उस घोड़ों से ये डाक पहुंचाया जाता था। पैदल डाक वाला भी होता है और इसे दावा कहा जाता है। तो एक उलूक जो है ये अश्व डाक सेवा है, अश्व डाक सेवा, और एक क्या है, पैदल है, जिसे दावा कहा जाता है। दावा यानी पैदल, ये डाक सेवा है। और उलूक में हर 4 मील पर एक सरकारी घोड़ा रहता है। 1 मील का 1/3 होता है। तो दावा जो पड़ाव होते हैं, मतलब कि जो पैदल डाक सेवा चलती है उसमें जाओ जो रुकते हैं वो जहां जाओ उसको दावा कहते हैं। जो क्या होता है, 1 मील का 1/3 होता है। तो दावा क्या होता था, पैदल वाले डाक सेवा होते थे और ये 1/3 होता था 1 मील का, एक सब कह सकते हैं 1 मील का 1/3 हिस्सा दावा कहलाता था। तो संदेशवाहक शहर से यात्रा प्रारंभ करता था, हाथ में पत्र तथा दूसरे में घंटी सहित छड़ लिए क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप पे बैठे लोग घंटी की आवाज सुनते हैं तो तैयार हो जाते हैं और जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है उनमें से एक उसमें से पत्र लेता है और वो छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है और अगले दावा तक पहुंचता है। तो आप देखिए 1 मील के हर तीसरे हिस्से में एक पड़ाव होता था, दावा जिसे कहते थे। तो एक आदमी वहां तक पहुंचा, एक आदमी वहां तक पहुंचा, यानी 1 मील में 3 लोग रहेंगे और ऐसे मील की यात्रा कर करके पत्र को लेके जाते थे। क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाया गया था। और जब तक पत्र पहुंच नहीं जाता था यही प्रक्रिया चलती रहती थी। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था, जिसे भारत में बहुत पसंद किया जाता था। इब्न बतूता के उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि यह अनूठी डाक प्रणाली ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया था। तो आप अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इब्न बतूता के विवरण से आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में व्यापारिक अवसर उपलब्ध थे, तो 2-3 पॉइंट आप लिखेंगे कि शहरी समृद्धशाली की बात किया उसने कि शहर समृद्ध थे और जिनके पास व्यापार करने की इच्छा थी उनके पास पर्याप्त अवसर थे। जो संचार का माध्यम और डाक व्यवस्था बनाई गई थी उससे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलता था, उनके लिए विश्राम गृह और सराय बनाए जाते थे। इन पॉइंट्स को आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इनके माध्यम से व्यापारी लोग कम समय में लंबी दूरी तक सूचनाएं और उधारी आसानी से भेज सकते थे। यह डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि इसके द्वारा गुप्तचरों की सूचनाएं भी सिंध से दिल्ली तक मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी, जबकि सिंध से दिल्ली तक की यात्रा 50 दिन लगते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 50 दिन की यात्रा वाले दूरी को 5 दिन में, जैसे आज के जमाने में स्पीड पोस्ट कोरियर होता है ना, ऐसा वो हो जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इब्न बतूता ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन किया है और वो है दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम का। तो मध्यकाल में भारत में आने वाली विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से ज्ञान होता है कि भारत में दास प्रथा का व्यापक प्रचलन था। देखिए कैसे यात्रियों के वृत्तांत से हमें जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। इस काल में बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की भांति खुलेआम खरीदे और बेचे जाते थे।
इब्न बतूता जब भारत आया तब उसने भी प्रचलित दास प्रथा को अपनी आंखों से देखा। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला में भारत में प्रचलित दास प्रथा के विषय में विस्तार में बताया है, और बताया है कि यहाँ पे दासों की खरीद बिक्री होती है, दास को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। जो राजा हैं उनके पास भी दासों की एक टोली रहती है। उनके वृत्तांत से ज्ञात होता है कि उसने सिंध पहुंचने पर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। यानी राजा को भी दास वो भेंट करेगा, इसलिए दास खरीदा। उसने लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से खुश होकर 1 लाख टके मुद्रा के साथ 200 दास भी प्रदान किए। तो उसके वृत्तांत में कई बार दासों का गिफ्ट लेन देन दिखाता है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि दास प्रथा उस समय चल रही थी। इब्न बतूता के वृत्तांत से ज्ञात होता है कि दासों से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य लिया जाता था। जो दास जैसा कार्य करेगा वैसा उसे कार्य लिया जाता था। दासों का इस्तेमाल सुल्तान की सेवा में, घरेलू कार्य में किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तान शासन काल में कुछ दास अपनी योग्यता के बल पर ऊंचे पदों पर पहुंचते थे। यह भी होता था अगर उनके पास योग्यता रहेगी तो। सुल्तान की सेवा में दासियों को नियुक्त किया जाता था जो संगीत और गायन में निपुण होती थी। इब्न बतूता के वृत्तांत से भी पता चलता है कि अब अपने अमीरों की गतिविधि रखने के लिए दास दासियों की नियुक्ति भी करता था और उनसे गुप्तचरी भी करवाता था। तो एक चीज तो इब्न बतूता से क्लियर हो गई कि दास प्रथा भारत में उस समय चल रही थी। ठीक, ये पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए ताकि आप आंसर लिखते समय, डिफरेंशिएशन करते समय इसको क्लियरली बता सकें, इसको समझा सकें। ठीक है, और कहां कहां से ये विवरण आ रहे हैं इसका हमने एक एग्जाम्पल वाइज सारी चीजें हम देखते हुए चल रहे हैं। दासों को कई घरेलू श्रम कार्यों में भी लगाया जाता था, पालकी ढोने में, सामान ढोने में, जो जैसा काम कर सकता था। और दासियों की कीमत बहुत कम होती थी जो घर में काम करते थे। जो लोग समर्थ होते थे दासियों को रखने के लिए, वो 1 से कम या 2 दासियां उनके यहाँ रहती थी। इससे स्पष्ट होता है कि इब्न बतूता एक कुशल पर्यवेक्षक था, यानी सर्वेयर। वो सारी चीजों को ठीक से पर्यवेक्षण करके बता रहा है कि किसके घर में कितनी दासियां हैं, कौन रखने में सक्षम है, किसके पास कितना पर्याप्त साधन है कि नहीं है, किसके पास ये क्षमता है कि वो दास दासी रख सके। ये सारी चीजों के बारे में वो बताता है। उसने तत्कालीन जनजीवन के साथ साथ सामान्य संलग्न वाले विषयों का भी वृत्तांत में विस्तरण किया। मैंने शुरू में आपको बताया कि जो यहाँ के लोगों को सामान्य दिखाई पड़ेगा वो बाहरी लोगों को रोचक लगेगा, इसलिए वो लोग उसका विवरण लिखते हैं और फिर वो बाद में रोचक दिखाई भी पड़ता है। उसके इस वृत्तांत से 14वीं शताब्दी में भारत के पॉइंट्स नोट करिए। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और जैसा कि किताबुल हुंद में हमने देखा अलबरूनी का, तो इब्न बतूता और रिहला का जो संबंध है उसने जो यात्रा विवरण किया है उसमें ये महत्वपूर्ण बातें दिखाई पड़ती हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ शहरी विवरण, दास प्रथा के बारे में, डाक सिस्टम या संचार के बारे में, ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक जानकारियां हैं जो इब्न बतूता ने उस समय के बारे में बताया, खासकर जब दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश का साम्राज्य भारत में चल रहा था। तो हमने अब तक किसको किसको देख लिया? हमने 2 महत्वपूर्ण यात्रियों को देख लिया। एक यात्री हमने देखा किसको? अल-बरूनी, जिसने लिखा किताबुल हुंद, जिसका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और जो वहां से गजनी गया था, गजनी से मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने फिर यहाँ के वृत्तांत के बारे में बताया था। दूसरा हमने देखा किसको? दूसरा हमने देखा इब्न बतूता को, जिसका जन्म हुआ है मोरक्को में और जो सिंध के माध्यम से भारत आया, सिंध के रास्ते भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। वहां से उसने फिर श्रीलंका, सुमात्रा के रास्ते चीन की यात्रा करके वो 14 वर्ष भारत में रहा, चला गया। उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, डाक व्यवस्था और संचार माध्यम के बारे में, दास प्रथा के बारे में, ठीक है। इसके अलावा शहरी समृद्धिशाली के बारे में, कृषि परंपरा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और जो उसने रचना की उसका नाम रिहला था। अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं कि जब भारत में यूरोपियों का आगमन होता है उसी समय एक महानुभाव आते हैं फ्रांसवा बर्नियर, जिनका या अंग्रेजी में इनको फ्रैंकोइस बर्नियर भी कहा जाता है, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। और इन महानुभावों ने क्या क्या देखा, कैसे आए, क्या किया, इसकी भी चर्चा थोड़ी सी करेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्रांकोवा बर्नियर की क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और उनका क्या वृत्तांत रहा है। अब देखिए, हमने अभी चर्चा की कि मोहम्मद बिन तुगलक से आकर मिला था इब्न बतूता। उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे आगे बढ़ती है या दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे आगे जाती है। उसके बाद मुगल वंश आता है, मुगल कालीन शासक बाबर इसकी स्थापना करता है। बाबर के स्थापना के दौरान ही, यानी कि मुगल वंश जब चल रहा था, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन लोगों का काल चल रहा था, उसी समय यूरोपियों का आगमन भारत होता है और 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे वो भारत पहुंचते हैं
और इसके बाद फिर सिलसिला शुरू होने लगता है। फिर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और तरह तरह की चीज़ें, फिर अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सभी बारी बारी भारत आते हैं। इसी क्रम में 17वीं शताब्दी में ये फ्रांसवा बर्नियर भी भारत आते हैं। और जो दो चार चीजें इंपॉर्टेंट डिफरेंस बाकी दो यात्रियों से आपको नजर आएगी, वो ये नजर आएगा कि ये थोड़ा कनिंग टाइप का आदमी आपको दिखाई पड़ेगा। ये मौके की तलाश में रहता है कि कैसे मुगल कालीन शासकों से नजदीकी बढ़ाई जाए, कैसे उनके नजदीक रहकर घुसने का प्रयास किया जाए शासन व्यवस्था में, या चीजों को जानने का प्रयास किया जाए, या टिकने का प्रयास किया जाए। एक और जो चीज महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है फ्रांसवा बर्नियर के पूरे वृत्तांत में, वो ये कि ये क्या करता है, ये हर चीज की तुलना यूरोपीय तुलना से करता है, यानी यूरोपीय समाज से भारत समाज की तुलनात्मक अध्ययन बार बार दिखाई पड़ेगा। तो 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों में फ्रांसवा बर्नियर का नाम प्रमुख रूप से आता है। अब बर्नियर एक चिकित्सक था, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। बाकी जो पिछले दो थे उसमें तो काफी काबिलियत थी, पर चिकित्सक उसमें से कोई नहीं था। राजनैतिक था, दार्शनिक था, और मैंने आपको पहले ही सूचना दी है कि यूरोपियन या जो अरबिक देशों से आने वाले लोग थे, आपको ज्यादातर वो दार्शनिक भी रहेंगे, वो शिक्षक भी रहेंगे, वो समाजशास्त्री भी रहेंगे, सारी चीजें रहेंगे। हमारे यहाँ इसका एक बड़ा डिफरेंशिएशन रहा है शुरू से ही। हमारे यहाँ दार्शनिक जो रहे हैं वो दार्शनिक ही रहे हैं। जैसे अगर आप शंकराचार्य की बात करें तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि शंकराचार्य कहीं बैठकर जो है राजनीति शास्त्र पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। या आप गौतम बुद्ध जो है वो सामाजिक शास्त्र पर लेक्चर दे रहे हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा बहुत बार, है ना। या और भी अगर आप दार्शनिकों के रामानुजाचार्य की बात कर लीजिए, या जो भी दार्शनिक आपके यहाँ हुए हैं, गौतम हुए या पतंजलि हुए, तो उनका दार्शनिक पक्ष रहा है, बाकी अलग अलग पक्ष वाले लोग अलग रहे हैं। लेकिन बाकी विदेशी लोगों में दिखाई पड़ता है कि वही दार्शनिक हैं, वही समाजशास्त्री हैं, वही चिकित्सक हैं, वही सब कुछ है। तो बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। उनका जन्म 1620 में फ्रांस के एक गांव जोई में कृषक परिवार में हुआ और औषधि विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस शिक्षा ने बर्नियर की बड़ी सहायता की। जब वो भारत आया तो शाहजहां का शासन था, और मतलब शाहजहां इंपॉर्टेंट रूप से रूल चल रहा था, और शाहजहां का एक बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, जो बड़ा प्रयास कर रहा था शाहजहां के बाद गद्दी पे आने पर, वो पर आ नहीं पाया। दारा शिकोह भी बहुत आगे उसकी चर्चा करेंगे, बहुत काबिल व्यक्ति था। उसको भी धार्मिक चीज़ों के बारे में बड़ी बेहतरीन जानकारी थी। इसके अलावा वो एक योद्धा भी था और दार्शनिक चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रखता था। तो उसके दारा शिकोह के डॉक्टर के या चिकित्सक के रूप में बहुत दिन तक ये काम करता रहा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वो मिस्र की यात्रा पर निकल पड़ा, और वहां भी कुछ समय वो रहा था इजिप्ट में। मिस्र से वह भारत की यात्रा के लिए निकला और 1656 में भारत पहुंचा, और 1656 से 1668 तक, ठीक है, वो भारत में रहा लगभग 12 वर्ष तक। फिर बर्नियर की भेंट मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह से हुई, और वो बर्नियर के व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ और उसे अपना चिकित्सक नियुक्त कर लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से देखा जाता है कि दारा शिकोह ने बर्नियर को अपना चिकित्सक रखा और वो मुगल काल में रहने लगा। दारा शिकोह के पतन के बाद, क्योंकि दारा शिकोह लड़ाई लड़ रहा था कि बाद में उसको गद्दी मिले पर मिली नहीं, फिर औरंगजेब कामयाब रहा था। मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में 1668 तक मुगल दरबार में जुड़ा रहा। इसी दौरान बर्नियर ने दिल्ली, लाहौर, कश्मीर आदि स्थानों की यात्रा की। तो जैसे ही दारा शिकोह चला गया तो इन्होंने फिर दूसरे आदमी का दामन पकड़ा और उसके साथ यात्रा करता रहा। बर्नियर की भारत यात्रा का वृत्तांत 1670 से 71 में फ्रांस के एक डायरी के रूप में प्रकाशित हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक तो नहीं, पर डायरी के रूप में सारा वृत्तांत प्रकाशित हुआ और वहां से काफी जानकारी मिली है। बर्नियर के वृत्तांत की लोकप्रियता का अनुमान यह है कि 1670 से 1670 कर लीजिएगा, 1670 से 1672 तक फ्रांसीसी भाषा में 8 बार इसका पुनः मुद्रण किया गया, और 1684 तक अंग्रेजी भाषा में भी 3 बार इसका मुद्रण किया गया, यानी कई एडिशंस आए। उसको जो भी वृत्तांत उन्होंने भारत के बारे में लिखे थे, लोग उसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हो रहे थे। और खास करके बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में मुगल कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, इनके बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि कैसे यहाँ पर शाहजहां का काल चल रहा है। शाहजहां और औरंगजेब में एक तुलनात्मक अध्ययन भी बताया। उसने शाहजहां के काल को थोड़ा ज़्यादा सहिष्णु, सबको लेके चलने वाला, और औरंगजेब की आलोचना भी की प्रधानमंत्री को लिखे हुए खत में। तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। उसने अपना विवरण किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं लिखा है, अपने लेखों में आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। और शाहजहां के पुत्र के मध्य उत्तराधिकार का जो युद्ध था, औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कैद किया जाना, विदेशियों के मुगल दरबार में आना, शिवाजी द्वारा सूरत लूट आदि सभी घटनाओं का वर्णन किया है। आपको पता है शाहजहां की मृत्यु, शाहजहां को कैद कर लिया औरंगजेब ने। शाहजहां के पुत्रों में आपस में लड़ाई चली थी कि कौन राजा बनेगा। दारा शिकोह भी प्रयास कर रहा था, नहीं बन पाया, औरंगजेब हुआ। उसी समय औरंगजेब और शिवाजी और जो मराठा साम्राज्य था उसमें भीषण टकराव चल रहा था। ये भी एक अपने आप में इतिहास है। तो इन सारी चीजों का वृत्तांत उसने अपनी उस डायरी में मतलब उस वृत्तांत में किया है।
उसने दो प्रमुख शहर आगरा और दिल्ली का अलग अलग विवरण दिया है, और आगरा और दिल्ली प्रमुख केंद्र हुआ करते थे मुगल कालीन, आपको पता है। उसको द्वारा लिखा गया है कि दारा शिकोह एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, इंपॉर्टेंट, यानी ये क्या था, एक कह सकते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंट वाला व्यक्ति था, जबकि और सभी धर्मों का वो सम्मान करता था। और दारा शिकोह ने लगभग सभी धर्मों की ज्ञान, उसको हिंदू उपनिषदों का, वेदों का बड़ा अच्छा ज्ञान था। इसके साथ उसने शाहजहां के कैद के बाद उसके पुत्रों में परस्पर संबंध के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है कि कैसे वो लड़ाई लड़ रहे थे। उसने फ्रांस के प्रधानमंत्री कोलबर्ट को अपने पत्र में बताया कि भारत की पूरी जानकारी दी, और दारा शिकोह और शाहजहां की प्रशंसा की, और औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी, जो कट्टरवाद दिखाई दे रहा था औरंगजेब में, उसकी उसने आलोचना की। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य, हिंदू सभ्यता संस्कृति, हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था आदि के विषय में अपने वृत्तांत में उल्लेख किया है। तो बर्नियर में आप कह सकते हैं कि सामाजिक, राजनैतिक, क्योंकि उसने सारे युद्धों के बारे में और संघर्षों के बारे में ज्यादा विवरण किया है। इसके बाद सांस्कृतिक, रीति रिवाज, ये सारी चीजों के बारे में भी उसने विवरण दिया है, ठीक है। इसका विवरण वो देता हुआ दिखाई पड़ता है। सभ्यता के बारे में उल्लेख किया, बहुत ज्यादा दर्शन में वो नहीं गया है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा उसने नहीं बताए। अब भारत के प्रति इसका क्या दृष्टिकोण रहा, इसको देखते हैं। एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा इसने भारत की तुलना यूरोपियों से की है, जो देखने को मिला है। बर्नियर के यात्रा वृत्तांत में लेखन शैली की महत्वपूर्ण विशेषता पूर्व और पश्चिम का तुलनात्मक अध्ययन करता है। सो ही ऑलवेज डू अ कंपैरेटिव स्टडीज बिटवीन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द इंडिया। बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में बहुत दयनीय चित्रित किया है, ठीक है। तो धीरे धीरे अब दयनीय स्थिति के बारे में बात आई है। इससे पहले जो अलबरूनी का किताबुल हिंद था या रिहला इब्न बतूता था, उसमें भारत को समृद्ध बताया गया है, लेकिन इसने जो है यूरोप से तुलना की है और यूरोप की तुलना में इसको दयनीय बताया है और अविकसित पूर्व के रूप में चित्रित किया। उसने बताया कि जो ईस्ट है यानी वेस्ट में वो है, जो वेस्ट है वो अविकसित है, अंडर डेवलप्ड है, और यहाँ पर ज्यादा व्यवस्थाएं या सुविधाएं नहीं है। इब्न बतूता ने अपने विवरण में हर वस्तु के वर्णन को अपने वृत्तांत का अंग बनाया, जिसके अनूठेपन ने प्रभावित किया। लेकिन बर्नियर का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न था। उसकी रुचि भारत की स्थिति की तुलना यूरोप में विद्यमान स्थितियों में करने की थी। यह अंतर दिखाई पड़ेगा। अलबरूनी क्या करता था या इब्न बतूता क्या करता था, हर छोटी छोटी चीज के बारे में जानकारी देना, उसका विवरण देना, उसकी जानकारी में अनूठापन दिखाना, ये इब्न बतूता में दिखाई पड़ता था। जो बर्नियर था, इसकी रुचि इसमें रहती थी कि हम कैसे तुलना यूरोप से करें, वहां के दृष्टिकोण से यहाँ को नीचे दिखाएं, ये दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। उसने वृत्तांत से स्पष्ट होता है कि उसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवियों को प्रभावित करना था, जिससे ऐसे निर्णय लेने के प्रेरित करे कि वो सही मानता था। तो उसका यह लगता था कि वो समाज सुधारक के रूप में समाज की स्थितियों का वर्णन करे, यहाँ की समस्याओं का वर्णन करे, जिससे यहाँ के जो लोग नीति बना रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, उस पर प्रभाव डाले। और इसमें भी कोई शक नहीं था कि जो एक काल अलबरूनी ने देखा, जो काल इब्न बतूता ने देखा, और जिस काल में बर्नियर आया था, मुगल काल, खासकर शाहजहां के बाद, वो स्थिति दयनीय होती भी जा रही थी। इसमें भी कोई शक नहीं था। शासन प्रशासन एक दूसरी तरफ जा रहा था, जिसमें सौहार्द और उस तरह की समृद्धता धीरे धीरे घटती गई, और बाद में तो यूरोपीय जब चले आए तो स्थिति ही गड़बड़ हो गई। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये इसका ग्रंथ ध्यान रखिएगा, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में उसके गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। तो इसने अपना एक जो व्यू रखा है वो क्रिटिकल ज्यादा रखा है। वो बहुत अनूठापन या रोचकता नहीं दिखाता, वो दिखाता कि नहीं, यहाँ तो ये समस्याएं हैं, यहाँ तो ये परेशानी है, यहाँ तो ये कैसे ये पिछड़ेपन की तरह रह रहे हैं। तो ये द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। निसंदेह यह ग्रंथ मुगल कालीन शासन, अर्थव्यवस्था, भूस्वामित्व, राजनीति को जानने का एक अच्छा ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। उसने अपने प्रत्येक वृत्तांत में मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की है और प्रत्येक स्थिति में यूरोप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न किया है। ये आप विशेष रूप से बर्नियर के बारे में ध्यान रखिए कि यूरोप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास हमेशा किया है। अब ग्रामीण समाज और भूस्वामित्व के बारे में थोड़ा इसने विवरण दिया है, जिसका विवरण बाकी दो लोगों ने कम दिया था। बर्नियर का मानना था कि भारत और यूरोप में विद्यमान मौलिक भिन्नताओं में से एक महत्वपूर्ण भिन्नता है निजी भूस्वामित्व का अभाव। इसका मानना था भाई यूरोप में तो हर आदमी को अपने जमीन का मालिकाना हक मिलता है, हर आदमी अपने भूमि का स्वामी है, भारत में इसकी कमी दिखाई पड़ रही है। बर्नियर का विश्वास था कि भूमि का निजी स्वामित्व राज्य और उसके निवासी दोनों के लिए लाभदायक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो ऐसा लिखता था कि जिससे नीति बनाने वाले लोग उससे नीतियों को बदलें। तो वो बोल रहा है भाई कि यहाँ पर तो किसी को जमीन का अधिकार ही नहीं है, सारा जमीन तो राजा के हाथ में, शासक के हाथ में है, लोग मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लोगों को अगर आप जमीन देंगे तो वो ज्यादा उसमें अपने हिसाब से काम करेंगे और उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भू स्वामित्व के लिए इसका दृष्टिकोण था।
बर्नियर का तर्क था कि राजकीय भी स्वामित्व के कारण भूधारक न तो उत्पादन बढ़ाने में रुचि लेते हैं और न ही दूरगामी निवेश के बारे में सोचते हैं। लॉजिकल भी लगता है। वो कहता था कि भाई जब कोई जमीन का मालिक ही नहीं है तो उसको लगता है बस काम करते रहो, मैं क्यों उत्पादन बढ़ाऊं, मैं क्यों निवेश करूं जब मेरी जमीन नहीं है तो, क्योंकि वो उस भूमि को उत्तराधिकार अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। तो ये उसका लॉजिक था। ग्रामीण अंचल में किसानों की स्थिति का विवरण देते हुए बर्नियर ने लिखा है कि हिंदुस्तान के साम्राज्य में के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कोई केवल रेतीली भूमि या बंजर पर्वती है। तो थोड़ा सा ये एक सूक्ष्म दृष्टिकोण भी था। उसको लगता था कि यहाँ बस रेतीली भूमि है, बंजर है, यहाँ पर कृषि योग्य उतनी भूमि नहीं है। कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है और श्रमिक गवर्नर द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। तो ये एक बड़ी रियल इमेज उसने बताई थी कि श्रमिकों का स्थिति ठीक नहीं है और जो लोग उसको डील कर रहे हैं वो ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। गरीब लोग अपने लोभी स्वामी के मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं और जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित हो जाते हैं और बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है। तो एक तरह से उसने दिखाया कि शासन व्यवस्था निरंकुश है, शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। और यहां पर आपको बड़ा बेहतरीन या बड़ा कह सकते हैं कि रोचक अंतर दिखाई पड़ेगा पिछले दो यात्रियों के वर्णन और इस यात्री के वर्णन में। तो यहां पर लगभग अगर आप कहें तो भारत का इसने आलोचनात्मक वर्णन किया है, शासन प्रशासन पर गहरा कठोर आघात किया है और बताया है कि उस समय की कृषि व्यवस्था, उस समय की श्रमिक व्यवस्था ये ठीक दिखाई नहीं पड़ती है। राजकीय भूस्वामित्व का घोर विरोधी था बर्नियर। उसको ये लगता था कि भाई भूस्वामित्व राजकीय मतलब सरकार का नहीं होना चाहिए, प्राइवेट हाथ में होना चाहिए। भारतीय समाज का वर्णन दरिद्र लोगों का एक जनसमूह के रूप में किया। देखिए कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। भाई दरिद्र जो भूखे लोग हैं ना, उनका एक समूह है भारत में। अल्पसंख्यक बहुत अमीर और शक्ति संपन्न शासक वर्ग के शोषण का शिकार होता था। मतलब ये जो दरिद्र लोग हैं वो बहुत छोटे हैं और जो शासक वर्ग है उसका शिकार कर रहा है। बहुत विश्वास के साथ लिखा है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। तो उसने बोला कि यहाँ पर दो स्थिति है, या तो शासक वर्ग है, ठीक है, या यहाँ पर क्या वर्ग है, दरिद्र लोग हैं। उन्होंने बोला कि मीडियम क्लास यहाँ कोई नहीं है, या तो रूलर है या तो उसको भोगने वाले दरिद्र लोग हैं। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य का चित्रण एक ऐसे साम्राज्य के तौर पर किया जिसका शासक भिखारियों और क्रूर लोगों का शासक था। देखिए कितना क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा है। जिसके शहर और नगर विनष्ट और खराब हवा से दूषित थे, जिसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे थे। इसके अनुसार इन सभी का एकमात्र कारण राजकीय भूस्वामित्व था। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट लैंड ओनरशिप जो थी, यानी राजकीय भूस्वामित्व था, उसके कारण किसी चीज की स्थिति ठीक नहीं है। ना श्रमिक ठीक से काम कर रहे हैं, ना किसान कृषि का उत्पादन करना चाह रहे हैं, ना लोगों को अच्छा खाने को मिल रहा है, लोग दरिद्रता में जी रहे हैं, और जो शासक है वो भिखारी और क्रूर लोगों का शासक था, ऐसा दिखाई दिया जा रहा है। फिर उन्होंने शहरी केंद्र के बारे में क्या बताया, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो बर्नियर ने अपने वृत्तांत में मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा। उसने कहा ये नगर जो है ना, ये एक ऐसे जगह है जहां पर छावनी शिविर बनाकर लोग रह रहे हैं, यहाँ से शासन चल रहा है और जिनका अस्तित्व राजकीय शिविरों पर निर्भर होता है। वो कहते हैं कि जो सरकारी सारे कह सकते हैं ऑफिस दफ्तर छावनियां हैं वो यहाँ पर रह रही हैं। उनका मानना था कि ये वे नगर हैं जो किसी स्थान विशेष में राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं और राजकीय दरबार वहां से कहीं और चले जाने पर उनका पतोन्मुख हो जाता है। तो जिस तरह से इब्न बतूता ने समृद्धशाली शहरों की बात की थी, बर्नियर इससे सहमत नहीं है। बर्नियर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई राजकीय शासन आता है, कुछ दिन यहाँ पे रहता है तो शहर बन जाता है, फिर उठ के कहीं और चला जाता है तो शहर खत्म हो जाता है। तो शहरों को एक शिविर का रूप बताया है बर्नियर ने। बर्नियर के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि वह राजकीय भूस्वामित्व के प्रश्न की भांति शहरी केंद्रों का विवरण भी यथार्थता से परे प्रस्तुत कर रहा था। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ी बहुत बर्नियर के जो चित्रण है उसमें पार्शियलिटी दिखाई पड़ रही है। वो जानबूझ के गलत दिखाना चाह रहा है, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। समकालीन ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि 17वीं शताब्दी में भारत में नगरों की संख्या पर्याप्त थी और भारत में 17वीं शताब्दी में संपूर्ण जनसंख्या का 70% भाग नगरों में रहता था। तो जो इसने कृषि के बारे में प्रस्तुत किया, उसी तरह उसने शहरों के बारे में जो जानकारी दी वो भी थोड़ी दिखाई पड़ती है कि वो एक तरफा और काल्पनिक जानकारी दे रहा है। कई साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत में कई तरह के नगर थे जो उत्पादन केंद्र थे, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, तीर्थ नगर, ये सारे नगर थे। इसलिए उसका ये विवरण ठीक नहीं है कि केवल नगर शहर शिविर थे, ऐसा नहीं है। ऐसे नगरों के अस्तित्व से स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक वर्ग भी वहां पर था। तो बर्नियर का यह कहना कि केवल शासक था और दरिद्र थे, यह भी ठीक दिखाई नहीं पड़ता है। व्यापारिक वर्ग था जो मिडिल क्लास के रूप में रह रहा था। व्यापारिक समुदाय, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्नियर के द्वारा दिए गए वृत्तांत से आप कितना सहमत हैं या किस मुद्दे पर इसको काटा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि शहरों के बारे में जो जानकारी वो ठीक दिखाई नहीं पड़ती है साक्ष्यों से। इसके अलावा मध्यम वर्ग के व्यापारिक वर्ग थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल दो ही वर्ग थे। व्यापारिक समुदाय के अतिरिक्त यहाँ चिकित्सक थे, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वस्तुविद, संगीतकार, सुलेखक, व्यावसायिक वर्ग, ये सारे लोग थे। तो ये एक मिडिल क्लास वहां एग्जिस्ट कर रही थी।
फिर बर्नियर ने थोड़ा सती प्रथा के बारे में भी विवरण दिया है। तो मध्यकाल में भारत में आए यूरोपीय यात्री और लेखकों ने उन बातों का विस्तृत वर्णन किया जिसमें रुचि दिखाई देती है, वो जिन्हें अवसादजनक अथवा यूरोपीय समाज से भिन्न दिखाई दी। तो जो चीज यूरोपियों से अलग से दिखाई दी उसके बारे में तो लिखे ही उन्होंने। तो महिलाओं से किए जाने वाले व्यवहार को पूर्वी और पश्चिमी समाज के भिन्न एक अंतर का परिचायक माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो यूरोपीय है वहां पे महिलाओं से अच्छा व्यवहार हो रहा है। अतः बर्नियर भारत में प्रचलित सती प्रथा के प्रति आकर्षित हुआ और उसने सती प्रथा के वर्णन को अपने वृत्तांत का एक हिस्सा बनाया। सती प्रथा मध्यकालीन हिंदू समाज में प्रचलित कुप्रथाओं में घृणित प्रथा थी। जाहिर सी बात है, उसमें सती प्रथा में लोग चिताओं पर बैठकर जान दे दिया करते थे। तो ये घृणित प्रथा थी और इस प्रथा के खिलाफ उसने काफी बोला और अपने पति और मित्र पति के शरीर के साथ वो जीवित जल जाया करती थी। इस प्रथा से भी वो बिल्कुल सहमत नहीं था और मतलब ये इस प्रथा के बारे में उसने उल्लेख किया है बर्नियर ने। बर्नियर ने अपने वृत्तांत में इस प्रथा के विषय में लिखा है कि कुछ महिलाएं अपने स्वेच्छा से मृत पति के साथ बह जाती हैं और अधिकांश महिलाओं को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आपको एक चीज जो बर्नियर के वृत्तांत से निकालनी है वो ज्यादातर ये निकालनी है कि बर्नियर जो था वो भारत के राजनीतिक सामाजिक स्थिति को बिल्कुल भी दयनीय मानता है, शहरों को समृद्धशाली मानने से इंकार करता है और ज्यादातर क्या करता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज या पश्चिमी देशों से भारत की तुलना करने में ज्यादा व्यस्त दिखाई पड़ता है और इस तुलना में वो भारत को बहुत नीचे, दयनीय स्थिति और खराब स्थिति में पाता है और ऐसा वर्णन करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो 3 प्रमुख यात्रियों के नजरिए से हमें समझना था हमने समझा। एक हमने समझा अल-बरूनी का किताबुल हिंद, एक हमने समझा इब्न बतूता का रिहला और एक हमने समझा जो डायरी प्रकाशित हुई वृत्तांत जो है किसका, जो है वृत्तांत आपने जो अंतिम जो यात्री देखा और वो यात्री है फ्रांकोइस बर्नियर जो फ्रांस का था। तो आई होप कि ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी और इससे उभरने वाले क्वेश्चंस को भी आप जरूर सॉल्व करने का प्रयास करिए और बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके लिखने का आंसर भी जरूर प्रयास करिए। मैंने बहुत संक्षिप्त में तीनों यात्रियों के विवरण आपको बताए और आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइए, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो भी जरूर कमेंट करिएगा। एक और बेहद खास जानकारी का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आप सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जो भी सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते ही अगर आपने क्लास 12 सेलेक्ट किया तो गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दिया जाता है। इसके साथ साथ हर चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर एक साथ मिल जाते हैं जो आपको ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे इतिहास के सारे चैप्टर एक साथ आपको मिल जाएंगे। क्लिक करते ही ये चैप्टर इस तरह खुल जाएगा और आप क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी अवरोध, बिना किसी परेशानी के। खास बात यह है कि आप चाहे हमारे वेबसाइट से पढ़ाई करें या मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप से पढ़ाई करें या यूट्यूब से पढ़ाई करें, ये हर जगह शिक्षा 100% निःशुल्क है। तो बस आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।